सलाम दोस्तों और वॉइस ऑफ उर्दू में खुश आमदीद। सलाम अलैकुम आगा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप इंशाल्लाह ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, खैरियत से है। आगा, डेफिनेटली आपसे मुलाकात करने की कोशिश थी इन रिगार्ड्स टू जो सूरत हाल है ईरान में। और उस हवाले से भी जो है हम गुफ्तगू करेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स, मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, जो ये ईरान वॉर में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। एंड उनके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम इसको इस 30 मिनट्स के इंटरव्यू में जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड और पहली बात तो ये कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू वेरी मच दावत देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो अगर आप रिसर्चर भी है अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी ईरान में, एंड आजकल हमें पता है कि मार्केट इवैल्यूएशन रिसर्च करना आज के ज़माने में कितना डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि वी हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल द वे फ्रॉम ट्रेडिशनल एरा टू मॉडर्न एरा। और ये तो एक ऐसा एआई का एरा है जहाँ पे रिसर्च इवैल्यूएशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एआई को समझने के लिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि जो रिसोर्सेज आपको मिल रही है वो सही है या गलत है। तो आप मुझे ये बताएं कि ईरान में ग्राउंड रियलिटी कैसी है एज कंपेयर टू द इंटरनेशनल मीडिया, जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। आ, देखें, ईरान में अलग अलग डायमेंशन से बात की जा सकती है ग्राउंड रियलिटी के हवाले से। एक तो सोशल फ्रंट है जी। कि जिसको हमको देखना होगा कि पब्लिक में अभी क्या चल रहा है, उनके जो मादी ज़रूरियात के हवाले से, जो मटेरियल नीड्स के हवाले से, क्योंकि जंग का माहौल है, ये तो सब जानते हैं। जी। लेकिन नॉर्मली जंग का माहौल होता है, और ये जंग भी छोटी मोटी जंग नहीं है। एक तरफ अमेरिका इसराइल है और उनकी फायर पावर है, उनकी एयर पावर है। एक तरफ से ये है, तो कहीं ना कहीं जहन में ये सवाल आता है कि भाई, ईरान में तो जो है नॉर्मल लाइफ एकदम डिस्टर्ब्ड होगी, यहाँ पे सप्लाई चेन्स जो है वो डिस्टर्ब्ड होगी, ब्रोकन होगी। ये जी। सारे तस्वुरात कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया में इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हो पा रहे। क्योंकि जब भी वो रियल सोर्सेस की तरफ जाते हैं, ग्राउंड सोर्सेस यानी ग्राउंड सिचुएशन की तरफ जाते हैं, चाहे वो उनके इक्का दुक्का जो जर्नलिस्ट यहाँ पे होते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, हम्म। उनके जरिए से भी वो ये साबित नहीं कर पाते कि यहाँ पे नॉर्मल लाइफ चल रही है। और मैं तो यहाँ पे जंग की शुरुआत से हूँ, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वॉर मैं यहाँ पे हूँ। और ये शहर भी जो है वो तेहरान से काफी नजदीक शहर है। और तो देखें, नॉर्मल लाइफ चल रही है, जैसे चल रही है, जैसे कि वो पहले चल रही थी। उसमें 19-20 का शायद फर्क होगा इस वजह से, क्योंकि जंग का माहौल है। लेकिन मार्केट्स में कोई ऐसी चीज मैंने नहीं देखी कि भीड़ लगी हो, लाइन लगी हो, लोग सुपरमार्केट में लाइन लगा के चीजें जो है वो खरीद रहे हो, होड़ कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल भराया, मैं खुद जी। ताज्जुब कर रहा था कि पेट्रोल पंप पे लाइन नहीं थी। यानी ये खुद मेरे लिए ताज्जुब का वो था, क्योंकि कई दिन से मैंने पेट्रोल भराया नहीं था, क्योंकि कम इधर उधर जाना होता है जंग की वजह से। नहीं निकलते लोग बाहर मेरे जैसे, कम से कम, वरना बैंक्स चल रही हैं अपनी जगह से, शॉप्स खुली हैं। तो पेट्रोल पंप पे उस तरह से लाइंस हमें नहीं नजर आती। सप्लाई चेन बिल्कुल पाबरजा है, जिसको कहते हैं। जी। जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं वो मौजूद है। तो ये मटेरियल नीड्स के हवाले से अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी नॉर्मल सिचुएशन को ही मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहां तक इनके उसका सवाल है कि पॉलिटिकली ये क्या सोच रहे हैं, चूंकि ईरान की कौम पॉलिटिकली काफी एक्टिव होती है, जी। एक्टिव है यानी कई साल से। क्योंकि इनके दुश्मन ऐसे हैं कि कभी चैन से इस कौम को इन्होंने रहने नहीं दिया। तो हमेशा से ये पॉलिटिकल जो एक माहौल होता है वो गर्म होता है लोगों के दरमियान। तो पॉलिटिकल फ्रंट पे यहाँ पे जो एक अजीब चीज हुई है, और जिसको मीडिया, हम्म। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कवर नहीं कर रहा है या कम कवर कर रहा है, वो इन लोगों का बाहर निकलना है, जो रोज ये 1 महीने से बाहर निकल रहे हैं। और हम्म। छोटी मोटी तादाद में बाहर नहीं निकल रहे, ये मेरे लिए एक मोजिजे से कम नहीं है वाकई। क्योंकि मैं खुद शिया हूँ और यहाँ पे वो मैं रिलेट कर सकता हूँ।
वो जो जज्बा है, वो हुसैनियत का जज्बा, वो है हाथ मिन्ना जिल्ला और करबला का जो जज्बा है, उसका मैं वाकई एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे देख रहा हूँ। और जी लोग हजारों की तादाद में बाहर निकल रहे हैं, कह यही रहे हैं कि मिसाइल अगर दागना है तो तुम वहां तो दाग रहे हो, लेकिन हम भी जो है मैदान से भागे नहीं है, हम भी मैदान में मौजूद है। इस तरह का रेटोरिक जो है वो यहाँ पे है। और फिर एक तरह से मेंटल और साइकोलॉजिकली यहाँ की आवाम इसी बाहर निकलने की वजह से, क्योंकि जब साथ में मिलके बाहर निकलते हैं तो एक स्पिरिट जो है वो इजाद होता है, और वो जो जज्बा है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जी यहाँ पे वो मामूलन जो दूसरी कंट्रीज में जब जंग होती है तो लोग घर में बैठ के जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो खुदा ने कुछ ऐसा कर दिया है कि ये इससे भी बच गए हैं। यानी ये जी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज टाइप की चीज भी हम यहाँ पर देख जी। रहे हैं। तो ये क्योंकि इकोनॉमी अगर फ्रंट पे और डेफिनेटली क्योंकि हम ये भी चीज़ समझते हैं कि ईरान में हुसैनी जज्बा जो है वो देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्रीज। अगर हम फॉर एग्जांपल तेल अवीव की बात करें तो लोग वहाँ पे थोड़े डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, राइट। और जिस तरह से आपने पेट्रोल की बात रखी थी, इवन इन इंडिया एज वेल, लोग चाह रहे हैं कि हम गाड़ी के पेट्रोल फ्यूल जो है वो भर के रख ले, जो है वो एटलीस्ट 2 या 3 महीने का राशन एडवांस में जो है वो जमा करके रख ले, ताकि पता नहीं कि सिचुएशन कितनी वर्स हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ईरान ने भी जो है ये बात बताई कि 1 अप्रैल से जो है हम जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वहां पे भी हम हमले करेंगे, रिटेलिएशन जिसे हम कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक डर का माहौल तो है। अब ये एक डर का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिकॉज जाहिर सी बात है, आई गेस यू कैन analyze it better because you were also working as technical architect as well in one of the companies, right? तो आपको ये बेटर समझ में आएगा कि आप जब कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, जब आपकी जंग आपके रोजमर्रा मतलब कंपनीज पे आ जाए, तो फिर वो थोड़ा सा एक डर का माहौल थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है, करेक्ट? जी बिल्कुल। लेकिन देखिए आप पूरा पिक्चर अगर आप देखें तो ये जो बयान अभी हाल ही में कल ही ईरान की तरफ से आया है कि हर असैसिनेशन जो आप करेंगे हमारी कंट्री में, अ, हम उसका बदला जो लेंगे वो इस तरह से लेंगे कि हम आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेंगे। देखिए ये सबसे पहली, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द कंसर्न दैट यू जस्ट मेंशन्ड, मैं इस बात को पहले वाजे कर दूं। देखिए कितना ये जो डिसीजन ईरान ने लिया है इस तरह से बदला लेने का, खुद इसमें देखें कितना एक मॉरल स्टैंडर्ड का मुजाहरा कर रहा है। कि जी देखिए असैसिनेशन करना और इस तरह से आप जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको इस तरह से चुन चुन के मार देना, ये हुसैनी मकतब में कोई शुजाअत का बायस नहीं बनती है। कोई शुजाअत नहीं है, कोई मर्दानगी नहीं है। ये तो हम समझते हैं, आप भी समझते हैं, और ये ईरानी कौम जो हमेशा से जो है हुसैनी शौआर के साथ जीती आई है, इन्होंने इसी तरह से अपने आप को परवान चढ़ाया है। मतलब ये तो ऐसा कहा जाता है कि इनका एसेसिनेशन जो गेम है वो एक्चुअली एक एज अ हॉबी वो लोग इसे परफॉर्म करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो देखें, तो ईरान ने जो रास्ता निकाला है मुझे लगता है कि ये एक इनका वाकई इनोवेशन है। यहाँ पे इनोवेटिव रास्ता इन्होंने निकाला है। उन्होंने कहा है कि देखिए आपके ये जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे यहाँ पे टारगेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और आप जब असैसिनेट भी करते हो तो उसमें इंसानियत का तो कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जब आप टारगेट किलिंग करते हो तो पूरे घर वालों के साथ आप उनको कत्लेआम कर देते हो। जैसे यहाँ पे जो अभी एक शहादत हुई उसमें उनके 7-8 घर वाले शहीद हो गए। तो देखिए उनको तो इंसानियत का कोई ख्याल नहीं है। लेकिन देखिए जी इस तरफ से इन्होंने रिटेलिएट करने का कहा, वार्निंग दी, कहा कि देखें जितने भी वो कंपनीज के काम करने वाले स्टाफ हैं वो चले जाएं, और फिर हम हमला करेंगे अगर हमारे यहाँ पे असैसिनेशन हुआ। लेकिन जो बंदा वहां पे काम कर रहा है, बहरहाल अरब कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी खुद एक मुसलमान है, वो भी इन चीजों को समझ रहा है, उसको भी खुदा ने एक फितरत दी है, वो भी इन चीजों को हम्म देख रहा है कि भाई मुसलमान होने के नाते जो इसराइल और मोसाद का काम है वो बिल्कुल इंसानी काम नहीं है, एक शैतानी काम है।
तो मुझे नहीं लगता कि उनको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी कि एक ऐसी चीज को टारगेट किया जाए जो रूट कॉज है इन असैसिनेशंस का और दुनिया में टेरर फैलाने का, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे जो स्टाफ है, जिनका जमीर जिंदा है इंशाल्लाह, जिनकी फितरत अभी भी जिंदा है, उनके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक इशू होगा। वो हट जाएंगे, कहेंगे कि भाई ये इन्होंने अगर पार्टिसिपेट किया है एआई टेक्नोलॉजी में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है इसराइल को, तो उनका हक बनता है, वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं वो। और ये सिचुएशन जो है ईरान ने थोड़ी क्रिएट की है। ये सिचुएशन की क्रिएट करने वाले जो है वो अमेरिका और इसराइल है, जिन्होंने जंग जी। को शुरू किया। ये तो निगोशिएशन और डिप्लोमेसी की टेबल पे बैठे हुए थे, और 2 बार इन्होंने साबित कर दिया दुनिया के सामने कि भाई हम हमेशा गुड फेथ में आते हैं आपके सामने। आपके यहाँ गुड फेथ का कोई तस्वुर नहीं पाया जाता। सही तो बात है। मुझे लगता है कि हमारे जो बरादरान है जो इस तरह की कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए एक जस्टिफिकेशन खुद वो बना लेंगे, क्योंकि उनकी फितरत अभी भी जिंदा है। ठीक है। जी तो अगर जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कुछ सवालात भी हमें भेजे थे। जी तो सारे स्टूडेंट्स जो है मुंबई यूनिवर्सिटी में हैं। अब हमने भी कुछ सर्वे किए थे कि इस जंग के हवाले से, और कुछ क्वेश्चंस हमें रिसीव्ड हुए, और उन क्वेश्चंस में से हमने कुछ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम जो है आपके सामने पेश करेंगे। तो जी। अहमद रिजवी ये पूछना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से नेक्स्ट 10 to 15 डेज कितने क्रिटिकल है इस वॉर को लेकर। जी देखिए, अभी जो ग्राउंड सिचुएशन नजर आ रही है उसमें अगर आप खुद ईरान साइड ऑफ द स्टोरी को भी देखें कि हम्म। जिसमें अपर हैंड जो है वो ईरान का है, पॉलिटिकली भी और मिलिटरीली भी, जिसका खुद वो लोग एतराफ कर चुके हैं। एक्स सीआईए डायरेक्टर है वो, जब उनसे पूछा गया तो कहा कि भाई अभी फिलहाल अपर हैंड जो है वो ईरान के साथ है। जी। और ईरान ने जो एक काम किया है इस 1 महीने में, तकरीबन वो नैरेटिव चेंज कर दिया है। जो चलता आ रहा था कि अमेरिका जो है वो मिलिटरीली सुपर पावर है, ये नैरेटिव अभी चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट 10-15 डेज में उनकी तरफ से पूरी कोशिशें रहेंगी कि किसी तरह से ईरान को कंट्रोल किया जाए, जी। और किसी तरह से फिर से वही जो सीज फायर का सिस्टम जो ये करते थे उसको जो है किया जाए। और ये देखें, ईरान को ये समझ में आ गया कि अब अगर वो सीज फायर की बात करते हैं तो ये सुसाइड है, जी। और ये कोई डिसाइसिव नतीजा चाहते हैं। और आप ईरान के हवाले से उसकी तैयारी भी देख सकते हैं। इन्होंने अपने पार्लियामेंट में लॉ भी पास कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे अभी टोल टैक्स लेना है, और ओमान के साथ इनकी तकरीबन बातचीत हो चुकी है। तो ईरान तो फ्यूचर के बारे में ये सोच रहा है। तो नेक्स्ट 10-15 डेज मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई खास अभी फिलहाल अहमियत है। ईरान ने एक लॉन्ग टर्म, अगर उस पे थोपी जाती है ये वॉर लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आमादा है। लेकिन एक उम्मीदवार फ्यूचर को देख के ईरान जो है वो प्लानिंग कर रहा है अपनी, जैसे वो उसने लॉ बना लिया है ताकि फ्यूचर में फौरन अभी लॉ की जरूरत पड़ेगी। जी। तो जी, तो अगर ऐसा भी होता है इवेंचुअली कि सीज फायर होने वाला है या सीज फायर हो जाए, उसके बाद भी जो है हमले मुसलसल होते रहते हैं। अब अब जिस जी जिस जी तरह से आपने आपने कहा कि वी केम अक्रॉस ऑन द टेबल, वी स्पोकन ऑन सम सर्टेन पॉइंट्स, लेकिन जब आपने एक एक नेगोशिएटर जो अली लारीजानी साहब थे, अगर आपने उन्हीं को आपने अगर टारगेट किया या असैसिनेट किया, तो आप किस पॉइंट पे आप आके बात करेंगे कि हम आके आपसे नेगोशिएट करेंगे? क्योंकि आप अगर नेगोशिएट करेंगे तो एक नेगोशिएटर तो होना जरूरी है, और आप अगर नेगोशिएटर को ही अगर आप टारगेट करेंगे तो फिर आप किस से आप बातचीत करेंगे, और किस टेबल पे आप आना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। यहाँ पे तो पॉलिटिकली अब मैं क्या कहूँ, इन्होंने अपना खुद का इतना मजाक उड़ा लिया है। शुरू में आके इन्होंने कहा कि हमने ईरान का तख्ता पलट दिया है, पॉलिटिकल सिस्टम जो पहले था वो है नहीं। फिर उसके हम्म। बाद इन्होंने कहा हमने नेवी को खत्म कर दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया है। और जब ये सब खत्म हो गया तो फिर आप किसके साथ निगोसिएशन की बात कर रहे हैं? अब्बास अरागची साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यहाँ के, शुरू में ही उन्होंने कहा था कि जब आपने सब कुछ खत्म कर दिया है तो फिर आप किसके साथ बात करने की जरूरत कर रहे हैं? तो ये इनका डेस्परेशन, इनका फ्रस्ट्रेशन हमको नजर आ रहा है। फिर ये रीजनल कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, उनका सहारा लेके जो है अब डिप्लोमेसी की बात करना चाह रहे हैं।
तो हम्म। अब ईरान ने कहा कि अब ये खेल, ये फरेब जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें समझ में आ रहा है कि ये फरेब है। फिर हम सीज फायर कबूल करेंगे, फिर आप उसको तोड़ेंगे, फिर हमला करेंगे। तो ये हम 40 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं। JCPOA जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसमें भी हमने बर्दाश्त कर लिया है। 2 बार निगोशिएशन टेबल पे आ चुके हैं। हमने देखा है कि हमारा कितना जान और माल का नुकसान हुआ है। आपने जी। कूदेता करवा दिया हमारे यहाँ पर। तो ये तो गेम अभी समझ में आ गया है ईरानियों को, अभी पब्लिक भी समझती है। पहले पब्लिक में शायद एक हिस्सा था जिसको ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये हो हम्म। गया है कि पब्लिक इतनी ज्यादा यूनाइट हो गई है, उनको ये गेम समझ में आ रहा है। तो अभी देखिए, ईरान जो है, बॉटम लाइन ये है कि डिसाइसिव वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। और मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी वो निगोशिएशन टेबल पे आएगा, जब तक वो मुतमईन ना हो जाए कि दुश्मन की वो जुर्अत खत्म हो चुकी है अब आंख उठा के देखने की। तो ये तकरीबन रेटोरिक जो है हर लेवल पे आपको यहाँ पे मिलेगा, पब्लिक हो, पॉलिटिकल फ्रंट पे हो या मिलिट्री फ्रंट पे हो। और लीडरशिप तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे अब हर कोई जो है वो अपने मैदान में लीडर बन चुका है। पब्लिक अपने मैदान में, पॉलिटिशियंस अपने मैदान में, और सारे वो सुप्रीम सुप्रीम लीडर का जो डायरेक्शन है उस पे चल रहे हैं। और बहरहाल यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम इंटैक्ट है, यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इंतखाब शुदा लीडर है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की इनायत भी हम देख रहे हैं। तो फिलहाल तो इनके लिए उम्मीदवार को नंदा फीचर है, इनको ये भी पता है कि हमें शहादतें देनी है इसके लिए, इसके जी। लिए ये आमादा है। तो ये बहुत बड़ी बात है जो वेस्ट जो है वो इतना जल्दी शायद समझ भी ना पाए, क्योंकि ये मटीरियलिस्टिक जो पैराडाइम में ये चीजें इनके लिए समझना तकरीबन नामुमकिन नामुमकिन की तरह है। जी। सही बात है। और अगर इसमें एक चीज ये भी होती है कि जो 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 कंट्रीज है GCC में, चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, UAE हो, इसमें से एक कंट्री जो है वो और थोड़ा ट्रेंडिंग पे चल रही है, जिस कंट्री का नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी चाह रहा है कि वो सीज फायर में अपना रोल अदा कर सके। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, पाकिस्तान खुद एज अ कंट्री इन द रीजन, खुद उसका कोई वैसा पावर नहीं है, उसका वैसा कोई से नहीं है, क्योंकि खुद पाकिस्तान अपने मसाइल से जूझ रहा है। जी। और जाहिर सी बात है, अमेरिका के साथ उसका एक हमेशा फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। उनकी डील्स रही हैं। और फिर हाल ही में जो इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डील की है, और उसके बाद वो अब फंस गए हैं इसमें। तो पाकिस्तान देखिए अपने लिए कोई नया फ्रंट तो नहीं खोलेगा। ऑलरेडी वो अफगानिस्तान के साथ उसका मसला चल रहा है, इंडिया तो है ही है। मुझे नहीं लगता कि वो तीसरा कोई फ्रंट खोलेगा। उसके लिए शायद उसने ये तय किया है कि मैं यहाँ पे सालिसी का किरदार करूं, या कम से कम एक मीडिया के लेवल पे एक ऐसा तस्वुर पेश करूं कि भाई हम जो है बातचीत करवाना चाहते हैं। तो ये एक फेस सेविंग और मीडिया मैनेजमेंट मैनूवर है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से उससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान जो है वो अपने स्टैंड पे क्लियर है, और वो उसी समत में जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। जी। आप डेटा से है ना? तो एक मिनट, एंड आवाज और पहले से? तो जी जी तो इसमें अगर एक और स्टोरी भी निकल के आती है, जिस तरह से अपने पाकिस्तान का आपने बताया, तो पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है सऊदी के साथ। और सऊदी की अगर हम जी। बात करें तो सऊदी की के अगर मैं पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर एक स्पेशल पॉइंट्स अगर हम कवर करें तो उसमें ताइफ जो इलाका है, जो मक्का से नजदीक है, वो उस ताइफ जैसी जगह को उस सऊदी ने जो है US को अलाउट किया है टू यूटिलाइज एज दियर पर्टिकुलर बेस। अब वो मक्का के पास है, अगर कोई मिसाइल इंटरसेप्ट होती है, अगर मक्का, अगर जो होली साइट है मुसलमानों की, अगर वो डैमेज होती है, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? देखिए, अब ये मॉडर्न वॉरफेयर में अगर आप देखें, और ईरान ने भी इस पे खास करके काम किया है कि अपने मिसाइल्स को जो है वो प्रिसीजन के हवाले से उसको बनाए। और ईरान का क्लेम भी है, उसने दिखाया भी है। आपने अभी रिसेंटली जो आवाक्स एरोप्लेन है कि जिसको कहा जाता है कि हम्म। ये जो फाइटर जेट्स होते हैं उसकी आई और ब्रेन का काम करता है। इस पे एक सोफिस्टिकेटेड जी। रडार सिस्टम होता है। आपने उस प्लेन की तस्वीर देखी होगी कि किस तरह से ईरान ने टारगेट किया इसको, यानी जी। उसका आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा जो है उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है। बिल्कुल वो जो बीच वाला हिस्सा जहाँ पे रडार और वो जो मेन डिवाइस लगा हुआ होता है उस पे टारगेट किया। तो देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर ईरान ने भी अपने आप को कॉम्पिटिटिव और
वो एट पार वो ला चुका है, और वो प्रिसीजन हिटिंग, और जब इस तरह के एरियाज की बात आती है तो ईरान एक खास ख्याल रखता है। और आपने देखा कि अगर ईरान ने कहीं हमला किया है कह के, तो सबसे हम्म। पहले ये कहा है कि इसे खाली कर दिया जाए, हम यहाँ पे हमला करने वाले। तो मुझे लगता है कि ईरान अपनी एहतियात के साथ ये काम करेगा, और अब तक जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ईरान की तरफ से हमने देखा है, यहाँ पर भी शायद हम उसी को देखेंगे। और जाहिर सी बात है, यहाँ पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का जैसे जैसे इनका डेस्परेशन बढ़ता जा रहा है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का इम्कान भी बढ़ता जा रहा है। तो ये भी पूरी दुनिया देख रही है। पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को समझना, उसको डिटेक्ट कर पाना, उसको आइडेंटिफाई कर पाना, ये बहुत मुश्किल था। लेकिन इन्हीं की हिमाकतों ने अभी ये बहुत वाजे कर दिया है कि कई फॉल्स फ्लैग ये शुरू में ही कर चुके हैं। तो देखें, जी। फॉल्स फ्लैग कब किया जाता है, जब आप एट द एंड लास्ट रिसोर्ट, अगर शैतान दुश्मन है तो वो, अगर शैतानत के साथ थोड़ी बहुत अकलमंदी भी है, तो वो आखिर में आके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता है। लेकिन इनकी हिमाकत जो है, और इमाम सज्जाद, क्योंकि यहाँ पे बहरहाल उनकी रिवायत भी है कि खुदा का शुक्र है कि हमारे दुश्मनों को जो है खुदा हम्म। ने अहमक बनाया है। तो इनकी हिमाकत जो है, हम ये कर चुके हैं कि शुरू में ही चंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर चुके हैं, टर्की पे मार चुके हैं, ओमान पे मार चुके हैं, फिर वहीं से बयान आते हैं कि भाई हमें पता है कि ये जो है ईरान ने नहीं मारा है। तो फिर अगर कुछ होता भी है तो जाहिर सी बात है वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो जाहिर सी बात है इसराइल पे जी। ही जाएगी। एंड अगर हम इस जैसे ये टॉपिक है, अगर हम ये टॉपिक में गेम ऑफ यूएस को अगर हम समझना चाहे, तो पहले तो ये ऐसा था कि हम ये सोचते थे कि इनका जो प्लान है वो ईरान को न्यूक्लियर पावरफुल ना होने दे से वो मुराद है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब डोनाल्ड ट्रम्प का, जब हम ट्रूथ के सोशल पे हम जब मैसेजेस देखते हैं या ट्वीट्स देखते हैं, हालांकि वो ट्वीट ज्यादातर वो ट्रूथ सोशल पे करते हैं, और उन्हीं का ही है वो ट्रूथ सोशल नाम का जो सोशल मीडिया ऐप है। तो और उसमें कुछ ट्रूथ तो होता ही नहीं है, बहरहाल। तो उसमें उन्होंने ज्यादातर फोकस कहीं ना कहीं खार्क आइलैंड पे उन्होंने बात रखी है, जहाँ पे उन्होंने तेल या ऑयल रिजर्व पे उन्होंने ज्यादा पॉइंट्स उन्होंने रेज किए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर जो जो ये चाह रहे थे कि कंट्री न्यूक्लियर वॉर हेड ना बना सके या न्यूक्लियर पावरफुल कंट्री ना बन सके, उससे कोई उनका लेना देना ही नहीं है। उनको लगता है कि जिस तरह से उन्होंने वेनेजुएला में ऑयल कंट्रोल किया है, उसी तरह से खार्क आइलैंड पे वो ऑयल कंट्रोल कर ले। जी, देखें, इसमें एक सिर्फ मैं बात सही कर रहे हैं आप, कि इनके जो एक्चुअल गोल्स हैं, रियल लाइफ गोल्स हैं जिसको लेके ये जंग करते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि सामने जो कंट्री है, अगर उनको नजर आता है कि ये वीक है, हम्म। तो वो जाके उसको हमला करते हैं, उसके रिसोर्सेस को अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं। वेनेजुएला में हमने देखा, इससे पहले भी इराक में हमने देखा, और मुख्तलिफ जो जंगें इन्होंने की, अफगानिस्तान में हमने देखा, सब जगह हमने देखा। और इसके पीछे भी वजह है। वजह यह है कि अभी फिलहाल अमेरिका की जो नेशनल डेट है, अगर जी। आपको फिगर, रीसेंट फिगर अगर मैं बताना चाहूँ, तो तकरीबन 37-38 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर की ये डॉलर है। डेट है। हम्म। जी, और इसको ये चुकाते कैसे हैं, इनका चूंकि जीडीपी हाई है अमेरिका का, तो हम्म। उस जीडीपी का एक हिस्सा इसके इंटरेस्ट और इसके जो है प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, डेट इतना बड़ा है, $38 ट्रिलियन इज नॉट अ हम्म। स्मॉल अमाउंट। तो ये क्या करते हैं, ये इसी तरह से या वीक कंट्री को ढूंढते हैं या उसको वीकन करते हैं, और इस तरह से जो है इनके रिसोर्स को अपना रिसोर्स बना लेते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। तो देखें, ये एक वाइडर एक इकोनॉमिक गेम प्लान भी है। लेकिन इसके अलावा जो वो डोमिनेशन का इनका हमेशा से एक आरजू रही है, अमेरिका की मैं खास तौर पे बात कर रहा हूँ, ये पूरी दुनिया पे वही अपना जो डोमिनेशन है उसको बरकरार रखना चाहते हैं, और उसके लिए मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को ये इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक अहम इनका पार्टनर जो है वो इसराइल है। तो बहरहाल अभी इसराइल ने किसी तरह से ट्रम्प को बहुत जल्दी मैदान में ये लेके आए। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिकन निजाम जो है वो कभी नहीं चाहता था कि इस तरह की वॉर्स हो। हमने जी। पिछले 15-20 साल में डेमोक्रेट प्रेसिडेंट जो ओबामा रहे हैं, उनके दौरान हमने देखा है कि सबसे ज्यादा सैंक्शंस जो ईस्टर्न कंट्रीज पे डाले गए हैं, ये इनके हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत दूध के धुले थे और ट्रम्प जो है वो बहुत ही ना, ट्रम्प थोड़े ज्यादा बेवकूफ है।
उसको ज्यादा जल्दी इसराइल जो है वो लेकर आ गया। और पहले वो निफाक से काम लेते थे, मुनाफिकत से काम लेते थे, लेकिन अब जो है ये ट्रम्प जो है वो सीधे से आके बोलते हैं, उनकी हिमाकत ज्यादा है। लेकिन हम्म। जैसे जैसे ये आगे जा रहे हैं, इनके ये प्लान्स जो है, ये गेम प्लान्स, इनके असली ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल खुल के आ रहे हैं। और जी। दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। और वो जो मुखौटा इन्होंने पहना हुआ था ह्यूमन राइट्स का, विमेन राइट्स का, और हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, ये धीरे धीरे लोगों के लिए अब वाजे होता चला जा जी रहा है। बेशक, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ पे आपने बात की है, तो डेफिनेटली बिकॉज इसराइल जो है वो काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन टर्म से जो है कोशिश कर रहा था कि ईरान पे जो है वॉर किया जाए। हालांकि बराक ओबामा के टाइम पे उन्होंने सैंक्शन से काम लिया। जॉय बाइडेन ने जो है वो उन्होंने भी सेम इसी सूरत हाल को कहा कि हम बातचीत करके जो है इस मसले पे हम बात करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रम्प का फर्स्ट टर्म जब आया, और जब इसी बंदे ने जो है कासिम सुलेमानी को जब उन्होंने एलिमिनेट किया या असैसिनेट किया, शहीद किया, तो डेफिनेटली इस तेल अवीव में भी इट वाज ना कि ये बंदा कहीं ना कहीं इनके सेम माइंडसेट को कैरी फॉरवर्ड करता है। तब उसके बाद जब ये सेकंड टर्म जीते, तो अगेन उनको पता था कि अब जो है ये एक परफेक्ट टाइम है ईरान पे वॉर स्टार्ट करने का, और यही हुआ। तो कहीं ना कहीं वो अपने भी प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव में सक्सेसफुल हुए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे मैंने यहाँ पे अर्ज भी किया कि अभी फिलहाल ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करके फंस गया है। शुरू में इजराइल ने डेफिनेटली कुछ सपने दिखाए होंगे ड्रैग करने के लिए वॉर में। वो इतना सारा ऑयल दिखाया होगा, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है। यहाँ पे क्रूड ऑयल के हवाले से दुनिया में एक वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से ईरान का नाम आता है। तो जब जी। ट्रम्प को इस तरह की चीजें दिखाई, क्योंकि देखें ट्रम्प एक जुआरी रहा है, एक बिजनेसमैन रहा है, वो भी कोई ईमानदार बिजनेसमैन नहीं रहा है। ये इन ना जी। इनको इन्होंने कभी डिप्लोमेसी का इनके पास तजुर्बा है ना, पॉलिटिक्स का इनके पास तजुर्बा है। तो इस बार इसराइल के लिए निस्बतन इसराइली लॉबी में कहूँ, आसान था अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को खींचना, और वो खींच लिया इन्होंने। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो अमेरिका में जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पूरे अमेरिकन इंपीरियलिज्म को चलाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये कभी नहीं चाहते थे, वो भी ये चाहते थे। शायद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से उनकी जो है वो क्या कहते हैं, एक चूक हो गई, एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हो गई कि वो जी। जल्दी जो है ईरान के साथ जंग में आ गए। बस क्योंकि ये उनको फर्क है। कहीं ना कहीं ये दिखाया गया, मैं जैसे आपने बताया कि कुछ चीजें ट्रम्प को दिखाई गई होगी या बताई गई होगी, और उनका भी एज अ बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट जो है वो काम किया होगा। उसमें से पहली चीज मुझे ऐसी लगती है कि उनको बताया होगा कि गाजा को हम जब डिस्ट्रॉय कर दे तो हम एक नया गाजा बना सकते हैं, जिसका नाम हम रखेंगे ट्रम्प ट्रम्प सिटी या ट्रम्प गाजा बना सकते हैं। उसमें रीडेवलपमेंट में हम यूएस की काफी मदद ले सकते हैं, राइट। एक ये चीज हो गई। और दूसरी चीज, उनको कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंट जो है वो आ गया था जब इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया, और वेनेजुएला को जब इन्होंने पार्शियली कंट्रोल करना शुरू कर लिया, तब इनको लगा कि जब हम वेनेजुएला पे ये कर सकते हैं तो फिर ईरान क्या चीज़ है। और जब ईरान पे उन्होंने किया, तो अब उनको एक फ्रेज है जैसे कि कहते हैं कि आटा दाल का भाव उन्हें पता चला कि क्या सूरत हाल ईरान ने किया है। तो सिर्फ मेरे हिसाब से अगर ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान हुआ है, जो रिटेलिएशन में ईरान ने जो हमले किए हैं यूएस पे, चाहे वो यूएस के एयर बेसिस हो या उनके ठिकाने पे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि यूएस को भी बराबर नुकसान पहुंचा है ईरान के जरिए से। जी देखिए, एक तो इनका जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है बैक होम, जी। यानी आप खुद अमेरिका में देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस वो जो है बढ़ चुके हैं, गैस प्राइसेस बढ़ चुके हैं। और ऑलरेडी वहां पे लोग बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं इसी जंग की वजह से। यानी लोगों के दरमियान गुस्सा था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लेकिन ईरान ने जो काम किया, ये जो जंग हुई और इस तरह से जो रिटेलिएट किया, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को कंट्रोल किया, इसके नतीजे में कम से कम अमेरिकन पब्लिक जो है वो बाहर आ गई, रास्तों पर आ गई। ट्रम्प की जो रेटिंग है
जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो काफी गिर गई, 60-70% जो है अब वो मुखालिफ हैं ट्रम्प के। जी। तो देखें ये सारी चीजें इस जंग के नतीजे में हुई, क्या कहते हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये तो बैक होम है, और ये तो चलेगा, ये तो अभी बहुत चलेगा और गुस्सा निकलेगा। 3,500 प्लेसेस पे नो किंग्स, नो मोर किंग की रैली जो निकली, ये छोटी बात नहीं है अमेरिकन लेवल पे। तो ये जी। तो वो फ्रंट पे, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखें अमेरिका का जो मिलिट्री पावर का एक दबदबा होता था, वो तकरीबन अब खत्म हो चुका है। ये खुद उनके पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं, खुद अपने लोग कह रहे हैं कि भाई ईरान ने ऐसा काम करके दिखाया है, चाहे वो वॉर ऑफ एट्रिशन हो, चाहे वो असिमेट्रिक वॉर के फ्रंट पे हो, कि ये कम से कम ये एस्टेब्लिश कर दिया कि अमेरिकन मिलिट्री पावर को जो है चैलेंज किया जा सकता है, बेशक। और अच्छी तरीके से चैलेंज किया जा सकता है। तो ये जी। है, और भी अभी दुनिया देखेगी कितने नुकसानात ये उठाएंगे। इनके 13 एयर बेसेस जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट कहती है कि हम्म। अनइनहेबिटेबल हो चुके हैं। और फिर इन्होंने इनके जो मुख्तलिफ फौजी अड्डे जो इनके बाहर इन्होंने बनाए थे, बाहर हम्म। जो कुछ प्लेसेस हायर की थी और रेंट की थी जो भी, या जबरदस्ती ली थी, लोगों के घरों में जाके छुपे थे, अब वहां तक भी ईरान इनके पीछे है, और ये लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। और एक जो है मोराल जो कहते हैं फौजियों के अंदर, वो जी। तकरीबन ना के बराबर है। मोराल अपने आप को कुर्बान करें इसराइलियों के लिए। तो ये जी। बातें अमेरिकन फौजियों से जो है हम अभी सुनने में मिल रही है, और ये और चलेगा, अभी तो शुरुआत है। जी। और अगर जी। जो यूथ है, जो जेंजी हम जिसे हम टर्म कहते हैं, जो ये वॉर देख रही है, जो समझ रही है और जो इंटरेस्ट ले रही है, आप उनको क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, क्या एड्रेस करना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स जो ये वॉर पे को मॉनिटर कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल हवाले से? जी, अच्छा सवाल है ये। और मुझे लगता है कि देखें, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी, या सबसे पहले मैं कहूँ कि तारीख में ऐसे मोड़ जो है वो बहुत कम आते हैं। जी। तो पहली बात तो ये कि हम एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट से गुजर रहे हैं। जी। और जब हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट आता है तो फिर उसमें जो है काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उभर उभर के सामने आती है। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं इंसानी सतह पे बात करूं, कि वो इंसान जो हक परस्त हैं, जिनको सच्चाई की तलाश है, तो सबसे पहला काम तो वो आके ये करें, समझें कि देखें यहाँ पे दुनिया में अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो है वो एक अरसे से हाकिम है। लेकिन मीडिया के आड़ में, ह्यूमन राइट्स की आड़ में, मुख्तलिफ जो अच्छे अच्छे शुआर हैं उसके आड़ में, वो एक इंपीरियलिस्ट सिस्टम पूरी दुनिया में हाकिम करना चाहता है। इसको जी। जरा हम समझे, हमारे जो जेनजी है इसको जरा जरा बैठ के समझे, समझने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे पता है ये किताब तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन कम से कम इस तरह के वीडियोस हैं, और दसियों और जो है सैकड़ों वीडियोस अब बन चुके हैं कि जो अमेरिकन इंपीरियलिज्म की हकीकत जो है वो बता रहे हैं। तो इंसानी सतह पे मैं कह रहा हूँ कि जाएं, अपने आप को अप टू डेट रखें। क्योंकि ये जी। बेशक। इंपीरियलिज्म के मुकाबले में आज ईरान खड़ा है, कल हमें हमारी कंट्रीज में जो है, जो इंपीरियलिज्म के असरात है उसके मुकाबले में खड़ा होना है। तो एक तो मेरी नसीहत, मेरा मसलन ये कह सकते हैं फ्रेंडली सजेशन ये है कि जाएं, हकीकत से अपने आप को आशना करें, हकीकत को समझने की कोशिश करें। क्योंकि इस हकीकत पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इसने बहुत काम किया है अपने आप को वाइट वॉश करने के लिए, या इस सिस्टम को वाइट वॉश करने के लिए। जी। तो पहले तो जाएं, हम थोड़े से हकीकत को समझें, अच्छे रिसोर्सेज को फाइंड आउट करें। क्योंकि देखिए, मैं बस एक नुक्ता यहाँ पे कहता हूँ कि एक मानसिकता या एक फ्रेमवर्क जो हमारे जहन में बना के रखा है वेस्टर्न मीडिया ने, वो ये है कि भाई हम जो मीडिया आपके पास लेके आएंगे हम्म। वो तो आपको कबूल करना ही है। और आप देखते हैं कि जहां आप जाएंगे, और हमको भी जो है अफसोस की बात यह है कि कभी कभी इसी वेस्टर्न मीडिया को कोट करना पड़ता है जी। हकीकत को बताने के लिए, तब तक नहीं मानते। लेकिन कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि भाई जो वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, रूटर्स में जो खबरें आ रही है उनका सोर्स क्या है।
जी। हमने कभी अपने आप को ये जुर्अत ही नहीं दी कि हम ये इस तरह के सवाल करें कि ये रिसोर्सेस आ कहाँ से रहे हैं। ईरान के बारे में इतना उसको जो है प्रोपागेंडा किया गया, कभी कोई पलट के पूछता नहीं है कि भाई ये कहाँ से ला रहे हैं ये खबरें। तो हम ये सवाल पूछेंगे तो क्या निकल के सामने आता है। मैं मिसाल देता हूँ कि अभी जो जनवरी में ईरान के अंदर जो कू देता अटेम्प्ट जी। हुआ, और यहाँ पे जो सारे मसाइल हुए, 3,000 लोग शहीद हो गए या 3,000 लोग मारे गए। उसमें से कई शहीद थे, कई तो इनके जो है एजेंट्स थे। तो यहाँ पे जो सोर्सेस अगर आप उसको ट्रैक करते तो वो तीन सोर्सेस थे। जी। एक तो ईरान इंटरनेशनल था जिसको मोसाद चलाता है। एक दो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एज अ मीडिया हाउस रजिस्टर्ड है अमेरिका में, जी। ठीक है, जो अमेरिका से पैसा लेते हैं। तो देखें यहाँ पे जाके ये रुकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन को आप कैसे क्रेडिबल समझ सकते हैं। तो मेरी जो है वही सजेशन ये है कि जाएं, हकीकत को सही से समझने की कोशिश करें। तो फिलहाल तो यही मैं कहना चाहता हूँ। जी बेशक आगा, ताकि आजकल आज के टाइम पे जो है इवैल्यूएशन एंड मार्केट रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो आज की गुफ्तगू जो है हमने गेम ऑफ यूएस को समझने की पूरी कोशिश किया है। डेफिनेटली आने वाले वक्त में भी हम इस मौजू को आगे ज़रूर ले जाना पसंद करेंगे। और अभी वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ पे अपने मौजू को रोकेंगे। और डेफिनेटली आने वाले वक्त में हम इस और टॉपिक पे गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जी खुदा शुक्रिया आगा हाफिज। कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज।